जय हिंद दोस्तों दुनिया के अंदर जिस तरीके से इस टाइम पर बहुत तेज़ी के साथ बदलाव हो रहे हैं और दुनिया स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है, ये बड़ा दुखदाई है। अगर आप इसे मोटे तौर पर देखें तो मेरे अगर दिल से पूछ कर देखें और जिस तरीके से मैं लगातार वीडियोज़ और टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ, उसमें आपको स्पष्ट शब्दों में दिखाई देगा कि मेरे को ऐसा इस टाइम आभास हो रहा है कि वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3, कि दुनिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहां बहुत ही सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है और कभी भी एक मामला बढ़ के कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को जला डाले, और इस बार जलेंगे तो बहुत बुरी तरीके से जला जाएगा। तो अब दोस्तों आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है आज 23 जून को जो मामला आया वो ये है कि रशिया ने ब्रिटेन के एक शिप डिफेंडर, जो शिप था, डिस्ट्रॉयर था, उसके ऊपर मिसाइलें दागी, वार्निंग शॉट्स मतलब एक तो वार्निंग शॉट्स दिए। जब भी वो शिप नहीं माना तो सुखोई 24 से उसके ऊपर बॉम्ब दागे गए उसके आसपास। जहाज को भले ही नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर तरीके से ऑफिशियल स्टेटमेंट दे के ये कहा कि भैया हमने बॉम्ब दागे हैं, तो उसका क्या मतलब है, इस पूरी खबर का, इस पूरी डेवलपमेंट का एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, और इन्फॉर्मेशन छोटी सी ये है, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए NCERT के कंसेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसीलिए हम लोगों ने NCERT का कंसेप्टर बैच अगले हफ्ते लॉन्च करने का डिसाइड किया है। तो जल्दी से जल्दी आप इसमें कनेक्ट हों, क्योंकि अगर आप NCERT के कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं तो UPSC और PCS के एग्ज़ाम्स में जो भी GS पूछी जाती है उसका अप्रॉक्सीमेट 40% पोर्शन आपका यहीं प्रिपेयर हो जाएगा। अब रही बात इसमें, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाए जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और रही बात फीस की, तो दोस्तों हमने बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। अगर आप यहाँ 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से नॉमिनल फीस देख रहे हैं तो इसी तरीके से आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर इससे आपकी पॉकेट पे भी असर नहीं पड़ेगा और हम आप लोगों को पढ़ा पाएंगे। ये हमारा भी एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई से वंचित ना रहे, हमारी ये कोशिश रहेगी। हम टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। टॉपिक है रशिया। अगर आप देखें तो रशिया आज के दिन यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। रशिया किसी टाइम पर USSR हुआ करता था, और यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज यानी पश्चिमी देश, जिसमें अमेरिका और कनाडा भी होते थे, उनका और USSR का एक कोल्ड वॉर चला, और वो 45 ईयर्स तक चला। और इसी 45 ईयर्स तक कोल्ड वॉर के नाम पर यहाँ नाटो बना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर वार्सो पैक्ट बना, कि जिसके अंदर रशिया के दोस्त जो हैं वो इकट्ठे होकर लड़ने की तैयारी कर रहे थे। दोनों के दोनों ग्रुप्स आमने सामने थे। 1991 के अंदर ये कोल्ड वॉर जो था ये ख़त्म हो गया, और उसके बाद ऐसा लगा कि दुनिया शांत हो गई। लेकिन असलियत में अगर आप देखेंगे तो क्या ये दुनिया शांत हुई? क्योंकि रशिया के 15 टुकड़े हो गए, और रशिया इस तरफ और बाकी इसके 15 देश अलग दूसरी तरफ आ चुके थे। क्या वैसे का वैसे रहा? तो असलियत में यहां दिखेगा कि रशिया के अंदर एक पर्सनैलिटी का राइज होता है जिसका नाम है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। जो व्लादिमीर पुतिन का राइज हुआ, असलियत में यहीं से अप्रॉक्सीमेट 99-2000 में इनका दोबारा से राइज होना शुरू हुआ, और यहीं से रशिया की पॉलिसीज थोड़ी सी एग्रेसिव होनी शुरू हुई, और यहीं से अमेरिका और रशिया के बीच में थोड़ी थोड़ी टेंशन्स होनी शुरू हो जाती हैं। अब इसी चीज का एनालिसिस करना है कि असलियत में ये जो बॉम्ब दागे गए हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। जब रशिया के अंदर पुतिन का राइज हुआ तो असलियत में रिवाइवल ऑफ रशिया शुरू हुआ दोस्तों, रिवाइवल ऑफ रशिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रशिया के अंदर एक तो इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं होने की वजह से वहां बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकती।
पॉपुलेशन जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस वजह से, और सबसे बड़ी बात है पॉपुलेशन के अंदर जो लेबर कॉस्ट है, लेबर जो फोर्स है वो असलियत में कॉस्टली है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। और इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे तो 90% जो इनकम होती है वो पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम को बेच के होती है, और 10% इनकम जो है वो डिफेंस प्रोडक्ट्स को बेच के होती है। तो शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रशिया जो है वो पेट्रोलियम और डिफेंस के ऊपर ही है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा दूसरी इंडस्ट्रीज नहीं है। फिर भी पुतिन ने रशिया को रिवाइव करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर आप दोस्तों उठाकर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ जो नाटो किसी टाइम पर 12 कंट्रीज उसमें होती थी, आज के दिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर रशिया के जितने भी पुराने दोस्त होते थे उन सबको नाटो के अंदर मिलाकर ये 12 कंट्रीज आज के दिन बढ़कर हो गई हैं 30 कंट्रीज, 30 कंट्रीज, और सारी की सारी रशिया के चारों तरफ फैलती जा रही हैं। ये टर्की भी नाटो का ही हिस्सा है। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो रही है कि एक तरफ रशिया रिवाइव करना चाहता है और दूसरी तरफ रशिया के जितने पुराने दोस्त होते थे या जो रशिया का हिस्सा होते थे, जो रशिया के क्लोज यानी निकट होते थे, अब वो अपोजिट कैंप यानी नाटो में जाकर शामिल होना शुरू हो जाते हैं। ये पूरी सिचुएशन 2011 में और ज़्यादा बढ़ती है। इसका पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पूरा इसके अंदर जब अरब स्प्रिंग आती है, और अरब स्प्रिंग के अंदर दो काम ज़बरदस्त होते हैं। एक तो लीबिया के अंदर, और मेन चीज़ यहाँ देखिए, अरब स्प्रिंग अगर सबसे ज़्यादा कामयाब हुई तो एक तो ट्यूनीशिया में हुई और ट्यूनीशिया में उठते ही शांत हो गई। अल्जीरिया में इतनी नहीं हुई, लीबिया, क्योंकि लीबिया में कौन था? गद्दाफी, और जो गद्दाफी था वो रशियन सपोर्टर था। दूसरी तरफ अरब स्प्रिंग अगर सबसे ज़्यादा कामयाब हुई तो वो सीरिया में हुई। मज़े की बात यह है अरब स्प्रिंग इजिप्ट में कामयाब इतनी नहीं हो पाई। होस्नी मुबारक थे, उसको हटा दिया गया लेकिन इतनी कामयाब नहीं हुई। सबसे ज़्यादा कामयाब कहाँ हुई? लीबिया में गद्दाफी को उखाड़ के फेंक दिया, और सीरिया में बशर अल असद को कमज़ोर कर दिया गया। नतीजा क्या? क्यों? क्योंकि इस लीबिया के अंदर रशियन बेसेस मौजूद थे, रशियन नेवल शिप्स खड़ी होती थी, और इस सीरिया के अंदर रशियन नेवल शिप्स खड़ी होती थी। अब यहां पर मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के कब्जे की लड़ाई थी, क्योंकि दुनिया का जो ट्रेड है उसका 60% ट्रेड इसी इलाके से होता है, और जिसका इस पूरे इलाके पर कब्जा होगा, सोचकर देखिए, इस ट्रेड रूट पर जिसका कब्जा होगा वो मेडिटेरेनियन सी की गर्दन दबाकर रखेगा। और रशिया के दो दोस्त अगर यहां पर हैं, सीरिया और लीबिया, और रशिया के नेवल शिप्स यहां खड़े हुए हैं, तो वो भले ही इजराइल यहां हो, भले ही फ्रांस, ग्रीस, टर्की यहां हो, रशिया के दो शिप्स अगर यहां खड़े हुए हैं तो वो सबको धज्जियां उड़ाए रखेंगे। अमेरिका ने लीबिया से गद्दाफी को हटा के रशिया को हटाया, सीरिया के अंदर बशर अल असद को कमजोर करके हटा दिया, और ये सारा मामला 2011 का है। पुतिन को समझ में आ गया दाल में कुछ काला है, रशिया की को कमजोर करने की तैयारी है। पुतिन ने भी ज्यादा दिन नहीं लगाए। अब सोचकर देखिए, रोमानिया, मोल्दोवा, बुल्गारिया, खासकर रोमानिया और बुल्गारिया, ये पोलैंड से लेकर लात्विया, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया, ये सारे के सारे जो किसी टाइम पर यूएसएसआर के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उन सबको, यहाँ तक कि ये सारे देश भी, इन सबको नाटो के अंदर मिला लिया गया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या है? नाटो। यहाँ क्या है? नाटो। हर जगह नाटो ही है। यहाँ जॉर्जिया से बातचीत चल रही है कि नाटो से बात करना, नाटो के अंदर शामिल हो जाएं। इधर दो देश, सिर्फ दो देश बचे जो कि रशिया के बहुत करीब होते थे, रशिया के डोमिनेंस में होते थे, और अब वो
भी नाटो की तरफ या नाटो देश उन पर डोरे डालने में लगे हुए हैं। एक है बेलारूस और दूसरा यूक्रेन। मजे की बात यह है, यूक्रेन का पूरा यूक्रेन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा जो है वो खुले तौर पर, एक ग्रुप ऑफ पीपल खुले तौर पर रशिया के साथ जाने की बात कर रहे हैं और दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल खुले तौर पर यूक्रेन के साथ। और अगर मैं कभी बताऊंगा इस यूक्रेन का प्रॉपर इशू क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद की जो रिपोर्ट्स आई वो भी समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से नाटो नेशंस ने रशिया को यहां कमजोर करने के लिए पूरी प्लानिंग करी थी। लेकिन रशिया तो रशिया है, कमजोर थोड़ा ना है, ताकतवर है। उसने क्या किया, यहां रशिया इस ब्लैक सी की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। यूक्रेन के ऊपर हमला किए बिना यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा, जो पूरी की पूरी यूक्रेनियन नेवल फोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था, उस पर कब्जा कर लिया। और उस पर कब्जा भी नहीं किया, वहां विद्रोह करवाया। उन लोगों ने अपने आप को रशिया में शामिल किया और आज के दिन यूक्रेन की ब्लैक सी के अंदर प्रेजेंस को ही आधी कर दिया। ये प्लान क्या था, इस नक्शे को अगर थोड़ा सा बढ़ा के आप लोगों को दिखाया जाए तो दोस्तों यहां आपको ब्लैक सी नजर आएगा। तो यहां पावर पॉलिटिक्स या पावर प्ले किस तरीके का है ये देखिए। ये जो रोमानिया है ये ब्लैक सी, ये नाटो मेंबर है। इधर अगर आप बुल्गारिया को देखेंगे तो नाटो मेंबर है। ये टर्की को देखेंगे तो नाटो मेंबर है। जॉर्जिया के अमेरिका और नाटो नेशन से बहुत अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं। और यहां नजर है यूक्रेन पे। रशिया ब्लैक, किसी टाइम पर अगर आप देखेंगे तो रशिया का इस ब्लैक सी के ऊपर जबरदस्त डोमिनेंस रहा था। टर्की इस ब्लैक सी पर अपना प्रभाव आज भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अब पॉलिटिक्स चेंज हो रही है और ये सारे कंट्रीज जो हैं ये नाटो के अंदर शामिल हो रहे हैं। और अब पूरी कोशिश ये है कि यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाए। और रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि इसके पड़ोस में नाटो चारों तरफ से इसे घेर ले, क्योंकि अगर यूक्रेन और बेलारूस गिर गए तो नाटो के देश उसके बिल्कुल बॉर्डर पे आ जाएंगे। अब लड़ाई फिर रशिया से बाहर के देशों में ना होकर रशिया के खुद के मेनलैंड में होगी। रशिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। रशिया के जॉर्जिया के साथ रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और यूक्रेन के मामले के अंदर भी अब रशिया के रिलेशंस खराब होने लगे। रही सही कसर, रशिया ने जब 2014 के अंदर क्रीमिया, इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया तो यहां से रिलेशंस और ज्यादा बिगड़ने लग गए और इससे रशिया जो है वो पूरे इलाके के ऊपर और खासकर ब्लैक सी पर डोमिनेंस करने लगा। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका भी कम नहीं हैं। इन्होंने क्या किया, यहां पर अपनी नेवल फोर्सेस, दो बेसेस, एक का नाम है ओडेसा और दूसरे का है ओचाकेव। एक ओडेसा, यहां पर यूनाइटेड किंगडम और यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स, इनके नेवल शिप्स खड़े हुए हैं और इनके नेवल शिप्स ने क्या किया, यहां इस इलाके में अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी। अब यहां प्रेजेंस बढ़ाने का मतलब यह है कि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के दोनों रशिया को घेरने की तैयारी में है और रशिया इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि सोचकर देखिए, यहां ये पूरा अमेरिका या नाटो है, इधर नाटो है, जॉर्जिया नाटो है, रशिया तो घिर गया ना। ये लड़ाई है, रशिया अपने सर्वाइवल के लिए यहां पर लड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले जिनेवा के अंदर जो मीटिंग हुई, असलियत में इसी का प्रभाव यह है कि वहां पर रशिया को समझाने की कोशिश की गई कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमारी बात मान लो। रशिया चाइना के साथ खड़ा हो रहा है और ब्रिटेन और अमेरिका या नाटो कंट्रीज के ऊपर दबाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नाटो कंट्रीज लगातार उसके एरियाज में, उसके पड़ोस में एनक्रोच कर रहे हैं, उसके पड़ोसियों को अपने साथ मिला रहे हैं। ये रशिया और खासकर पुतिन के लिए खतरे की घंटी है और यही रीजन है कि जैसे ही एक शिप ने यहां इनकी टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश करी, बम्बार्डमेंट शुरू हो गई। यानी जिस तरीके से दुनिया का एक इलाका साउथ चाइना सी है,
जहां पर लड़ाई होने के पूरे चांसेस हैं, तो ये रियलिटी है ना। आप उठाकर देख लीजिए, जिस तरीके से दुनिया का एक जो सी, ये साउथ चाइना सी है जहां पर लड़ाई होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, ईस्ट चाइना सी है जहां लड़ाई होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, वैसे ही ये ब्लैक सी है जहां पर लड़ाई होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ये वार जोन्स ऑफ द वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये वार जोन्स ऑफ द वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। और रशिया द्वारा दागी गई मिसाइलें, रशिया द्वारा दागी गई मिसाइलें इसी का एक एग्जाम्पल है, इसी का एक एग्जाम्पल है कि वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर। और ये सारी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स है, और ये जियोपॉलिटिक्स लगातार दुनिया को आगे की तरफ एक, क्योंकि इस टाइम सारे हठेले बैठे हुए हैं ना दुनिया के अंदर, सारे अड़ियल जिद्दी बैठे हुए हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे, और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो आने वाले समय में दुनिया की शांति के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। तो देखते हैं दोस्तों आगे इसमें क्या रहता है। अभी तो सिर्फ इतना ही है कि हाँ ये वार जोन में कन्वर्ट हो गया है। जो भी इसके देखो इन्फॉर्मेशन, दो चीज़ें होती है, एक तो इन्फॉर्मेशन और एक एनालिसिस। इन्फॉर्मेशन जो है आपको बहुत सारे दूसरे चैनल से मिल जाती है, मेरा काम है छोटा सा एक एनालिसिस कर देना, ताकि इन छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर आप डिस्कस करते रहें। और मेरे वो स्टूडेंट्स जो मुझे क्लास में फॉलो करते हैं, मेरी क्लासेस में आते हैं, उन बच्चों को भी सबसे ज़्यादा हेल्प ये होती है कि मेरे को 90% चीज़ें बोर्ड पर पढ़ानी है, और इसका जो क्रक्स होता है जब वो फाइनली बता रहे होते हैं तो सारी वीडियो देखने के बाद वो मौज से उसको समझ रहे होते हैं। तो मेरे तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं, और इस मामले में जिस तरीके से आप लोग मदद करते हैं वो बहुत थैंक यू इस चीज़ के लिए। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा बहुत बढ़ता रहे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।